नमस्कार, मैं संदीप। बात आज मंडल कमीशन की। ओबीसी को क्या मिला और कितना बाकी। मंडल कमीशन यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ज़्यादातर सिफारिशें अभी भी धूल फाँक रही हैं। इस पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है कि समाज के वंचित तबके के उत्थान के लिए की गई संस्तुतियां अब तक लागू क्यों नहीं कराई जा सकी। कमीशन ने पूरी योजना लागू करने के 20 साल बाद इसकी समीक्षा करने की भी सिफारिश की थी। आरक्षण की समीक्षा करने की बात तो अक्सर कोई न कोई छेड़ देता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 में आरक्षण की समीक्षा करने की बात की थी, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट किस हद तक लागू हो पाई है इस पर बातचीत नहीं होती। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 पॉइंट में सिफारिशें की हैं। पहले पॉइंट में ही कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन और गरीबी जाति आधारित बाधाओं की वजह से हैं। यह बाधाएं हमारे सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें खत्म करने के लिए ढांचागत बदलाव की जरूरत होगी। देश के शासक वर्ग के लिए ओबीसी की समस्याओं में बदलाव कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस ढांचागत बदलाव के लिए कमीशन ने नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। सिफारिश में आयोग ने आरक्षण लागू करने पर गुणवत्ता, ओबीसी की स्थिति में कुछ नौकरियों के चलते बदलाव न होने, मेधावी अभ्यर्थियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ने जैसे तमाम तर्कों का जवाब दिया। कमीशन की सिफारिशों को बिंदुवार देखने पर पता चलता है कि क्या अब तक लागू हुआ है और क्या लागू होना बाकी है, और उन पर किन बिंदुओं पर लगातार चर्चा होती रहती है। खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटा में उनको समायोजित नहीं किया जाएगा। ये पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है। ओबीसी कमीशन जो दूसरा ओबीसी कमीशन था मंडल कमीशन, उसका ये रिकमेंडेशन है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाएगा। तीसरा, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा हर श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर व्यवस्था उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए जैसे कि एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के मामले में है। चौथा पॉइंट है, सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तरीके से करने और उनमें आरक्षण लागू करने के लिए उस संस्था को, उस ऑफिस को बाध्य किया जाना चाहिए। पांचवा बिंदु है, इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त वैधानिक प्रावधान सरकार की ओर से किए जाएं, जिसमें मौजूदा अधिनियमों, कानूनों, प्रक्रिया आदि में संशोधन भी शामिल है, जिससे वे इन सिफारिशों के अनुरूप हो पाएं। छठवां बिंदु है, शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्य है, इसे बदलने की जरूरत है। उस व्यवस्था में जो छोटी जातियों के लोग हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं वो असहज महसूस करते हैं, जिससे यह पिछड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक बन सके। सातवां बिंदु है, ओबीसी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे अलग से योजना चलाकर गंभीर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके और उनके लिए उचित माहौल बनाया जा सके। ज्यादातर पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक गहन एवं समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, जहां ओबीसी की घनी आबादी है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन इलाकों में आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए, जिससे उन्हें गंभीरता से पढ़ने का माहौल मिल सके। इन स्कूलों में खाने रहने की सभी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे गरीब और पिछड़े घरों के बच्चे इन स्कूलों की ओर आकर्षित हो सके और वहां अपना करियर बना सके, करियर को गति दे सके। नौवां महत्वपूर्ण बिंदु ओबीसी कमीशन, मंडल कमीशन का है कि ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें खाने रहने की मुफ्त सुविधाएं हों। 10वां बिंदु है, ओबीसी
हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बर्बादी दर को वहन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर झुकी हुई हो। कुल मिलाकर सेवाओं में आरक्षण से शिक्षित ओबीसी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही नौकरियों में जा सकता है। शेष को व्यावसायिक कौशल की जरूरत है जिसका वह फायदा उठा सके। 11वां बिंदु है ओबीसी विद्यार्थियों के लिए सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए जो केंद्र व राज्य सरकारें चलाती हैं। 12वां मुख्य बिंदु है आरक्षण से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को तकनीकी और प्रोफेशनल संस्थाओं में विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु है गांवों में बर्तन बनाने वालों, तेल निकालने वालों, लोहार, बढ़ई, कामगार वर्गों के लोगों की उचित संस्थागत वित्तीय व तकनीकी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको मुहैया कराया जाना चाहिए जिससे वे अपने दम पर छोटे उद्योगों की स्थापना कर सकें। इसी तरह की सहायता उन ओबीसी अभ्यर्थियों को भी मुहैया कराई जानी चाहिए जिन्होंने विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। 14वां मुख्य बिंदु है छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनी विभिन्न वित्तीय व तकनीकी एजेंसियों का लाभ सिर्फ प्रभावशाली तबके के सदस्य ही उठा पाने में सक्षम हैं। इसे देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि पिछड़े वर्ग की वित्तीय व तकनीकी सहायता के लिए अलग वित्तीय संस्थान की व्यवस्था की जाए। ओबीसी वर्ग बिजनेस और व्यापार में बहुत पीछे है, उद्योग में भी बहुत पीछे है, इसलिए यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। 15वां बिंदु है पेशेगत समूहों की सहकारी समितियां बने। इनकी देखभाल करने वाले सभी पदाधिकारी व सदस्य वंशानुगत पेशे से जुड़े लोगों में से हों और बाहरी लोगों को इसमें घुसने और उस संस्था का शोषण करने की अनुमति न हो। 16वां बिंदु है देश के औद्योगिक और कारोबारी जिंदगी में ओबीसी की हिस्सेदारी नगण्य है। वित्तीय और तकनीकी इंस्टीट्यूशंस का अलग नेटवर्क तैयार किया जाए जिससे ओबीसी वर्ग में कारोबारी और औद्योगिक इंटरप्राइजेस को गति मिले या गति मिलने में सहायता हो। सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करना चाहिए जिससे देश भर के मौजूदा उत्पादन संबंधों में ढांचागत एवं प्रभावी बदलाव लाया जा सके। यह 17वां बिंदु है। 18वां बिंदु है इस समय अतिरिक्त भूमि का आवंटन एससी और एसटी को किया जाता है। भूमि सीलिंग कानून आदि लागू किए जाने के बाद से मिली अतिरिक्त जमीनों को ओबीसी भूमिहीन श्रमिकों को आवंटित किया जाना चाहिए। 19वां बिंदु है कुछ पेशेगत समुदाय जैसे मछुआरों, बंजारा, बांसफोड़, खाटवार आदि के कुछ वर्ग अभी भी देश के कुछ हिस्सों में अछूत होने के दंश से पीड़ित हैं। उन्हें आयोग ने ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया है लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। 20वां महत्वपूर्ण बिंदु है पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए जो पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कदम उठा सके। 21वां बिंदु है केंद्र व राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय, विभाग बनाया जाना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा का काम करे। 22वां रिकमेंडेशन था पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इन सिफारिशों के अलावा मंडल कमीशन ने रिपोर्ट के प्रारंभ में ही कहा था कि जातियों के आंकड़े न होने के कारण उसे काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए अगली जनगणना में जातियों के आंकड़े भी जुटाए जाएं। आरक्षण लागू किए जाने के विरोध को लेकर भी आयोग सतर्क था। अभी जिन तर्कों के साथ आरक्षण का विरोध किया जाता है वही सब तर्क शुरुआत से रहे हैं। इन तर्कों पर अपनी सिफारिशों में आयोग ने कहा निश्चित रूप से यह सही है कि ओबीसी के लिए आरक्षण से तमाम अन्य लोगों का कलेजा दुखेगा, लेकिन क्या
इस तकलीफ के कारण हम सामाजिक सुधार के नैतिक दायित्व को छोड़ सकते हैं? जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तब भी तमाम लोग ऐसे थे जिनका दिल दुखा था। दक्षिण अफ्रीका में जब काले लोग दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सभी श्वेतों का कलेजा सुलगता है। अगर भारत में उच्च जातियों की 20% से भी कम आबादी शेष आबादी पर सामाजिक अन्याय करती है तो निश्चित रूप से निचली जातियों का कलेजा सुलगता है। लेकिन अगर भिन्न भिन्न जातियां ताकत और सम्मान के राष्ट्रीय केक में से एक छोटा सा टुकड़ा मांग रही हैं तो यह सत्तासीन वर्ग के लोग यह दलील दे रहे हैं कि इससे असंतोष होगा। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के खिलाफ असंतोष को लेकर जो तमाम भारी भरकम तर्क आ रहे हैं वह सरासर कुतर्क है। मौजूदा समय में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि कुछ जातियां आरक्षण का पूरा लाभ ले रही हैं, शेष पिछड़ा वर्ग वंचित रह जा रहा है। इस तर्क का जवाब भी मंडल कमीशन ने देते हुए अपनी सिफारिशों में लिखा है, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आरक्षण व कल्याणकारी कदमों का ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो पिछड़े समाज में थोड़ा ज्यादा आगे हैं। लेकिन क्या यह सार्वभौमिक लक्षण नहीं है? सभी सुधारवादी उपचार पदानुक्रम में धीरे धीरे होते हैं। सामाजिक सुधार में कोई अचानक उभार, कोई क्वांटम जंप नहीं होता। कमोबेश मानव स्वभाव रहा है कि वर्ग विहीन समाज में भी आखिरकार एक नया वर्ग उभर कर सामने आता है। आरक्षण का मूल लाभ यह नहीं है कि ओबीसी में समतावादी समाज उभर कर सामने आएगा, जबकि पूरा भारतीय समाज असमानताओं से भरा पड़ा है। लेकिन आरक्षण से निश्चित रूप से ऊंची जातियों का सेवाओं में कब्जा खत्म होगा। मोटे तौर पर ओबीसी देश के शासन प्रशासन में थोड़ी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेंगे। पूरी हिस्सेदारी प्राप्त करना लगभग असंभव है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो एक सीमा तक ही है, कुछ ही क्षेत्रों में लागू है। प्रश्न उठता है कि आरक्षण से किसे लाभ हुआ? इस समय यह बात अक्सर उठती है कि आरक्षण लागू होने पर भी पिछड़े वर्ग को क्या लाभ हुआ। अब तो पिछड़े वर्ग से जुड़े लोग भी कहने लगे हैं कि आरक्षण का कोई लाभ नहीं है, इससे कोई अगड़ापन नहीं आ गया है। यह तर्क भी पुराना है, जिसका जवाब मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिश में किया है। आयोग ने कहा, हमारा यह दावा कभी नहीं रहा कि ओबीसी अभ्यर्थियों को कुछ हजार नौकरियां देकर हम देश के कुल आबादी के 52% पिछड़े वर्ग को अगड़ा बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन हम यह निश्चित रूप से मानते हैं कि यह सामाजिक पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई का जरूरी हिस्सा है, जो पिछड़े लोगों के दिमाग में लड़ी जानी है। भारत में सरकारी नौकरी को हमेशा से प्रतिष्ठा और ताकत का पैमाना माना जाता रहा है। सरकारी सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर हम उन्हें देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की तत्काल का भाव देंगे, एक अनुभूति देंगे। जब एक पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी कलेक्टर या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है तो उसके पद से भौतिक लाभ उसके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित होता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत व्यापक होता है। उसकी पूरी कम्युनिटी के लोग, आसपास के लोग उससे अपने आप को जोड़कर उत्साहित होते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों को देखें तो इसके सिर्फ 2 बिंदुओं पर कुछ हद तक काम हुआ है। वह है केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण, और दूसरा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के एडमिशन में ओबीसी का 27% आरक्षण। बाकी सिफारिशों पर तो काम भी शुरू नहीं हुआ है। मंडल कमीशन की सिफारिशों पर बेमन से काम करने का परिणाम यह हुआ कि अब तक भारत के शोषणकारी सामाजिक ढांचे में बदलाव नहीं हुआ है, और वो ढांचा लगातार एक संरचनात्मक हिंसा कर रहा है देश के दबे कुचले वर्ग के साथ, खास करके वंचित वर्ग के साथ, जिसमें ओबीसी के लोगों की एक बड़ी संख्या है।
आरक्षण की घोषणा होते ही प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई, कुछ पक्ष में और ज्यादा विरोध में, क्योंकि उस समय ओबीसी का प्रतिनिधित्व समाज में नहीं था, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में नहीं था। 20 दिसंबर 1978 को मंडल कमीशन बनाया, क्षमा करिएगा, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ। यह मंडल कमीशन का ऐतिहासिक हिस्सा है, ऐतिहासिक अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले भारत का पहला बैकवर्ड कमीशन बना था 1953 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में जमा की थी और दुर्भाग्य से उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई थी। दिसंबर 1980 को मंडल आयोग ने गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की सिफारिश थी। 1982 में रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। 1989 में लोकसभा चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिशों को चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया। 7 अगस्त 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की। 9 अगस्त 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह से मतभेद के चलते उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और सरकार संकट में आ गई। 10 अगस्त 1990 को आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। विरोध प्रदर्शनों में ज्यादातर अगड़ी जातियों के लोग व युवा थे। 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना जारी हुई। 14 अगस्त 1990 को अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने आरक्षण प्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र SS चौहान ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह किया। एक अन्य छात्र राजीव गोस्वामी बुरी तरह से झुलस गए। यहां तक मिरांडा हाउस की उस समय पढ़ने वाली ज्यादातर सवर्ण छात्राओं ने मार्च निकाले आरक्षण के विरोध में और तख्तियां वो लेके घूम रहे थे जिस पर लिखा था कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। 17 जनवरी 1991 को केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की। वीपी सिंह सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की थी। 8 अगस्त 1991 को रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार पर आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने में विफलता का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। रामविलास पासवान गिरफ्तार किए गए। 25 सितंबर 1991 को नरसिंह राव सरकार ने सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की। वह आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 59.5% करने का फैसला किया। इसमें उन्होंने ऊंची जातियों के लिए, अगड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान किया था। 24 सितंबर 1990 को पटना में आरक्षण विरोधियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस की फायरिंग में 4 छात्रों की मौत हुई। देश भर में इस तरह की हिंसा फैलती रही। 25 सितंबर 1991 को दक्षिण दिल्ली में आरक्षण का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस फायरिंग में 2 की मौत हुई। 1 अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरक्षण के आर्थिक आधार का ब्यौरा मांगा। 2 अक्टूबर 1991 को आरक्षण विरोधियों और समर्थकों के बीच कई राज्यों में झड़प हुई। गुजरात में शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। लंबे विरोध प्रदर्शनों का दौर चलता रहा पूरे देश में। 10 अक्टूबर 1991 इंदौर के राजवाड़ा चौक पर स्थानीय छात्र शिवलाल यादव ने आत्मदाह की कोशिश की। ज्यादातर पिछड़े वर्ग के छात्रों को यह भी नहीं मालूम था कि ये मंडल कमीशन है क्या। उसमें वो अगड़ी जातियों के युवाओं के प्रभाव में आकर अपने ही उत्थान के लिए बने आयोग का भी विरोध कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1991 को मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ
दायर याचिका की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 17 नवंबर 1991 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक बार फिर उग्र प्रदर्शन शुरू हुए। उत्तर प्रदेश में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर में 16 बसों में आग लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की अनुमति दे दी थी। 19 नवंबर 1991 को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। लगभग 25 छात्र घायल हुए। मुरादाबाद में 2 छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। 16 नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करने के फैसले को वैध ठहराया। साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखने और पिछड़ी जातियों को के उच्च तबके को इस सुविधा से अलग रखने का निर्देश दिया। 8 सितंबर 1993 को केंद्र सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। 20 सितंबर 1993 को दिल्ली के क्रांति चौक पर राजीव गोस्वामी ने इस आरक्षण के खिलाफ एक बार फिर आत्मदाह का प्रयास किया। 23 सितंबर 1993 इलाहाबाद की इंजीनियरिंग की छात्रा ने भी आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ विरोध में आत्महत्या की। 20 फरवरी 1994 मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत वी राजशेखर आरक्षण के जरिए नौकरी पाने वाले पहले अभ्यर्थी बने। समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। 1 मई 1994 को गुजरात में राज्य सरकार की नौकरियों में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया। 2 सितंबर 1994 मसूरी के झूलागढ़ इलाके में आरक्षण विरोधी युवाओं और समर्थकों में संघर्ष हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुए जोरदार संघर्ष में 2 महिलाओं समेत 6 की मौत हुई और 50 घायल हुए। लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। 13 सितंबर 1994 को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा बुलाए गए घोषित राज्यव्यापी बंद के दौरान अगड़ी जातियों द्वारा हिंसा भड़काई गई और उस भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई। 15 सितंबर 1994 को बरेली कॉलेज के छात्र उदित प्रताप सिंह ने आत्महत्या का प्रयास किया। 11 नवंबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरियों में 73% दिए जा रहे आरक्षण, कर्नाटक सरकार द्वारा दिए जा रहे आरक्षण के फैसले पर रोक लगाई। 24 फरवरी 2004 को आरक्षण विरोधी आंदोलनों के अगुआ रहे राजीव गोस्वामी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ये मंडल कमीशन के संघर्ष के दौरान होने वाले संघर्षों का एक छोटा सा लेखा जोखा था, लेकिन इसके बाद भी राज्यों के स्तर पर ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। केंद्र सरकार के लेवल पर आरक्षण नहीं लागू हुआ था ओबीसी का। तर्क ये दिया गया था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं, वहाँ रिजर्वेशन लागू करने से उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। और केंद्र के भी संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं लगा था। उसका रिजर्वेशन कांग्रेस की सरकार ने 2007 में लगाया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि मंडल कमीशन के लागू होने से पहले ओबीसी के लोगों का नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 5% था, केवल 5% था, मात्र 5% था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि आज 2024 में उस आरक्षण के लगने के 27% आरक्षण लगने के बाद भी ओबीसी का नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है। ABCD ग्रुप ABCD की नौकरियों को जोड़ दिया जाए तो अभी भी ओबीसी के पास केवल 22% नौकरियां हैं। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई है
जिसे दुनिया के 3 बड़े अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया है, जिसमें बड़ा नाम टॉमस पिकेटी का है, लुकास का है और एक और सज्जन है। इन लोगों ने ये बताया है कि 2012 में ओबीसी की जो आय थी वो 18% थी, वो घटकर 9% हो गई है 2022 में, 10 साल बाद। यही हाल एससी और एसटी का है। उनकी आमदनी या रिसोर्सेज में जो शेयर था 1.8% था, वो थोड़ा सा बढ़ के 2.3% हुआ है। लेकिन एससी एसटी और ओबीसी तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों का शेयर मात्र 11% के आसपास बैठता है। इन 85% जनसंख्या को बनाने वाले, इन 85% जनसंख्या वाले समूह का केवल संसाधनों में 11% हिस्सा है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी भयावह इनइक्वालिटी है और अभी मंडल कमीशन का रेलिवेंस की प्रासंगिकता कितनी है। मंडल कमीशन की सारी जो रिकमेंडेशंस थी उनको लागू किया जाना कितना जरूरी है ओबीसी के उत्थान के लिए। ग्रुप ए की नौकरियों में बहुत ही खराब रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज का। अगर हम आंकड़े उठा के देख लें तो जुडिशरी में 2014 से पहले मात्र 4 ओबीसी जज थे, 4 एससी जज थे और 12 मुस्लिम जज थे। एसटी का तो कोई जज ही नहीं था। ये 500 जो आंकड़े हैं वो 2014 से पहले देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हैं। मीडिया में कोई भी एडिटर ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये हालत है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही खराब, अभी कुछ दिनों पहले तक कोई भी सेक्रेटरी ओबीसी से नहीं था। पीएमओ में, सेक्रेटरीट में पीएमओ के, ये हालत है। और जो उसके बाद विधायिका है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी का, उनकी आबादी, अभी बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी, जो सर्वे कराया था, उसमें 60% के ऊपर, 63% के आसपास है। और अगर 52% भी उनकी आबादी माने, हालांकि ऐसे विशेषज्ञों का कहना है कि 60% के आसपास ओबीसी की आबादी हो चुकी है पूरे देश में, और उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है 2019 की पार्लियामेंट में वो केवल 19% है, 20% के नीचे है, मतलब 3 गुना कम है। वहीं अगड़ी जातियों का रिप्रेजेंटेशन अपने से 3 गुना ज़्यादा है। उनकी आबादी अगर 15% के आसपास भी है, उससे भी जो भी है, उनका 42% के आसपास पार्लियामेंट में, भारत का जहां कानून बनता है वहां पर रिप्रेजेंटेशन 42। तो ये जो एक लॉपसाइडेडनेस है, एक जो अंतर है, ये भारत के ओबीसी की दुर्दशा को बयान करता है, उनकी समस्या को बयान करता है, उनकी क्यों जरूरी है मंडल कमीशन पर बात करना और उसको लागू करना, ताकि इन वर्गों का उत्थान हो सके। और इसके साथ ही, इन वर्गों के साथ ही देश का उत्थान हो सकता है और देश बड़ा और महान बन सकता है सही मायनों में। इसलिए ये मंडल कमीशन पर बातचीत करना, इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।